Assalamu alaikum class. Let's just talk about the topic managerial theories and models of the firm. We are going to discuss three models under this और उन models को हम लोग सबसे पहले तो हम लोग traditional और modern जो managerial theories हैं उनको in mind रख के differentiate करेंगे कि पहले की जो managerial theories होती थी उसमें हम क्या चीज़ें देखते थे and what about the modern managerial theories. तो managerial theories of the firm explains the behavior of managers and their companies एंड द वाइडर इकोनॉमी थ्रू वेरियस इंसेंटिव मैकेनिज्म. तो अगर हम ट्रेडिशनल थ्योरी देखें तो उसमें जो फर्म थी दैट वाज कंट्रोल बाय इट्स ऑनर और उनका एम क्या होता था कि शॉर्ट रन प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करें. बट फॉर द मॉडर्न मैनेजरियल थ्योरीज इसमें जो फर्म है इसमें सॉरी फॉर द मॉडर्न मैनेजरियल थ्योरी ऑफ द फर्म इसमें जो चीज़ें देखी जाती हैं जिनको हम एग्जामिन करते हैं दैट इज़ द पॉसिबिलिटी दैट द फर्म इज़ कंट्रोल्ड नॉट बाय इट्स ऑनर्स बट बाय इट्स मैनेजर्स. ऑब्वियसली मैनेजर इज़ द पर्सन जो कि सारी एक्टिविटीज़ को ट्रांजैक्ट करता है इन टर्म्स ऑफ उन एक्टिविटीज़ को कैसे प्लान करना है, उनको कैसे लेके चलना है, इनपुट्स कैसे होने चाहिए, व्हाट शुड बी द रॉ मटेरियल, हाउ मच शुड बी द रॉ मटेरियल, इनपुट्स की रेशो क्या होनी चाहिए. दीज आर ऑल द थिंग्स डिसाइडेड बाय द मैनेजर्स. तो मैनेजर के पास भी कंट्रोल होना चाहिए. जबकि ट्रेडिशनल थ्योरीज में जो कंट्रोल होता था वो सारा किसके पास होता था, ऑनर्स के पास होता था. और मैनेजर क्या करता था, मैनेजर वॉज जस्ट एन एम्प्लॉय. आप उसको एम्प्लॉय रखें, उसको सैलरी दें, ही वॉज नॉट कंसर्न विद द आपकी जो जितना भी प्रॉफिट बन रहा है, ही वॉज जस्ट पेड द सैलरी. तो दैट वाज द पॉइंट जहाँ पे हमारी जो एफिशिएंसी थी फर्म्स की या मार्केट्स की वो इतनी एफिशिएंटली हम लोग मार्केट्स को यूटिलाइज नहीं कर सकते थे या फर्म्स को. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द मॉडर्न मैनेजरियल थ्योरीज तो यहाँ पे हमारी जो फर्म्स हैं वो एफिशिएंटली जो है वो हम लोग उनको मार्जिनलाइज कर सकते हैं. उसका रीज़न क्या है कि हम लोग यहाँ पे मैनेजर्स को भी कंट्रोल देते हैं फर्म की डिसीजन मेकिंग, फर्म से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनके बारे में वो डिसीजन मेकिंग कर सकें and therefore does not aim to maximize profits. और as you know, as you have already studied कि मैनेजर का जो अल्टीमेट गोल होता है वो हमारा हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हैं कि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता. सिर्फ वो प्रॉफिट को इन माइंड रखता है लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट को. उसका जो गोल होता है दैट इज द सेल मैक्सिमाइजेशन, कि उसकी जो सेल है वो 100% हो, सेल मैक्सिमम हो, जो उसका मार्केट शेयर है उसकी फर्म का, उसकी सेल्स का वो बढ़े. तो दैट इज एन अल्टीमेट बेनिफिट टू द मैनेजर. और मैनेजर का जो गोल होता है, एम होता है, वो यही होता है. तो द पॉसिबल एम माइट बी सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन और ग्रोथ. तो उसकी किस चीज़ को वो टारगेट करता है, दैट इज द जो उसको रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन उसकी हो थ्रू द सेल्स, और उससे जो ग्रोथ हो रही है उसकी फर्म की, उसके प्रोडक्ट्स की, वो उसके लिए मैटर करती है. The three managerial theories are Baumol's model of sales revenue maximization. सबसे पहले हम इसको स्टडी करेंगे. Then second is Mares theory of managerial enterprise, and third is Williamson's theory of managerial discretion. So let's check the Baumol's model of sales revenue maximization. ये क्या है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये किसकी थ्योरी थी. That was of W.J. Baumol. और उसने क्या सजेस्ट किया था अपनी थ्योरी में कि सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन एज एन अल्टरनेटिव गोल टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. कि आप जो बीइंग अ मैनेजर आप किस चीज़ को टारगेट करें, आप सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन को करें और उसको एज ए अल्टरनेटिव लें गोल, सॉरी अल्टरनेटिव रखें अपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का. और सेकंड उसने क्या अपनी जो सजेशन दी थी रिगार्डिंग हिज थ्योरी, उसमें से जो हम क्रक्स लेते हैं, व्हाट वाज दैट, मैनेजर्स ओनली इंश्योर एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ प्रॉफिट pursuing a goal which enhances their own utility. तो ये लाइकवाइज काम करता है. नॉट जस्ट दे डोंट जस्ट वर्क फॉर द प्रॉफिट, लेकिन उनकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस जो उनकी अपनी यूटिलिटी है उसको भी ये इम्प्रूव करता है उनकी डिसीजन मेकिंग्स. ठीक है जी. द रैशनल ऑफ द हाइपोथेसिस, इसको हम हाइपोथेसाइज करते हैं. सो व्हाट डज इट से, मैनेजमेंट हैज बीन सेपरेटेड फ्रॉम द ओनरशिप इन मॉडर्न टाइम्स. पहले ये होता था कि जो ऑनर्स होते थे दे वर द मैनेजर्स एज वेल, वो ही डिसीजन मेकिंग करते थे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं. मगर करंट सिनेरियोज में हम दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट हाइपोथेसिस. सेकंड इज कि हम जो मैनेजर्स हैं उनको एक पावर दे देते हैं, थोड़ा सा कंट्रोल दे देते हैं ओवर द फर्म डिसीजन मेकिंग.
to pursue their own goals rather than the goals of the owners. और उसमें उनके जो अपने goals होते हैं, what is their own goal, जो उनका aim है, that is to maximize the sales. अब sale maximization जो होनी है, उसका जो उससे जो revenue generate होता है वो ultimately दोनों को benefit देता है, not just the manager himself, वो owner को भी equally benefit देता है. So the managers ensure, third जो इसका hypothesis है, what's that? The manager ensures a minimum acceptable level of profit to satisfy the shareholders, but would pursue a goal which enhances their own utility. Again, so हम अब बात करते हैं अपने ग्राफ की. व्हाट डज द ग्राफ सेज? अगर हम लोग बात करें अपना मॉडल, जो हमारा बॉमुल का मॉडल है, तो उसके अकॉर्डिंग जो उसकी मेन बात है, व्हाट इज दैट, जो उसकी पूरे मॉडल का क्रक्स है, वो किस तरह एक्सप्लेन किया जाता है. वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस फिगर एज वेल, लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले इस चीज़ को देख लें. व्हाट इज द बॉमुल्स, जो उसकी मेन बात है रिगार्डिंग द थ्योरी, दैट इज मैक्सिमम रेवेन्यू विल बी ऑब्टेन ओनली एट एन आउटपुट एट विच द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज unity, that is at which marginal revenue is zero. This is the point you can see in the graph. आप देखें जी, हमारा जब हम लोगों ने, आप लोगों ने जब हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था, हम लोगों ने डिफरेंट मार्केट्स पढ़ी थी, डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स, उसमें हम लोगों ने जब अपने ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट किया था, तो उसमें हम जब ऑनर्स का या फिर फर्म जो फर्म ऑनर्स होते हैं, उनका जो अल्टीमेट गोल होता है, दैट इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. तो उसकी बेसिस पे हम कहाँ से उसको मैयर करते थे? हम क्वांटिटी असाइन करते थे, दिस इज द क्वांटिटी. फिर हम कहते थे व्हाट इज द प्राइस ऑफ दैट क्वांटिटी. तो हम उसको, हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू है, दैट लाइज बिलो द डिमांड कर्व, दैट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, इफ यू रिमेंबर. तो हम उसका जो इक्विलिब्रियम मार्जिनल रेवेन्यू का मार्जिनल कॉस्ट के साथ जो कर्व के साथ बनता था, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करते थे, हम उस पॉइंट को लेके उससे हम लोग अपवर्ड अपनी ग्राफ को एलोंगेट करते थे, कर्व को, और हम उस पॉइंट पे मार्क करते थे. दैट वाज द पॉइंट जिसको हम कहते थे ये हमारा प्रॉफिट का पॉइंट है. दिस इज द पॉइंट वेयर वी चार्ज द प्राइस. और वो प्राइस क्या होती है? बेसिकली रेवेन्यू होती है, जिसमें हमारी जो प्रॉफिट है वो कवर हो रहा होता है. बट बीइंग अ मैनेजर, मैनेजर का क्या टारगेट होता है? वो कहता है कि हमारा जो आउटपुट है वो इतना, क्योंकि उसका टारगेट है सेल्स मैक्सिमाइजेशन, नॉट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. तो उस को अल्टीमेटली वो क्या करता है? O2Q1 देखता है. दैट इज द पॉइंट जहाँ पे वो तब तक अपनी सेल्स को बढ़ाता रहेगा जब उसका जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो जीरो नहीं होता. उससे नेक्स्ट पे वो नहीं जाएगा, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव में चला जाएगा, एंड ही कैन नॉट गो विद द नेगेटिव रेवेन्यू. लेकिन जीरो पे रख के, कीपिंग द थिंग इन माइंड कि उसने सेल्स को मैक्सिमाइज करना है, ही विल अल्टीमेटली कम टू दिस पॉइंट वेयर हिज सेल्स वुड बी, जो उसका आउटपुट क्वांटिटी आउटपुट होगा, दैट विल बी इक्वल टू OQ1, नॉट OQ. OQ is the quantity that is being assigned, or that is being given by the owner. Owner अपने profit maximization को in mind रख के वो इस quantity को allot करता है, जिस पे higher price charge कर रहा होता है. But for the manager वो prices को इतना हाईलाइट नहीं करता. द थिंग ही वांट्स इज मैक्सिमम सेल्स, और वो इस पॉइंट को हाईलाइट करेगा. फिर अगेन इसको अपवर्ड, इसको एक्सटेंड करेगा, और जहां पे जाके डिमांड के साथ इंटरसेक्ट करेगी, दैट विल बी द इक्विलिब्रियम पॉइंट, और वो हमारी प्राइस सेट हो जाएगी. सो दिस इज द कंडीशन विच रिप्लेसेस द मार्जिनल कॉस्ट इक्वल मार्जिनल रेवेन्यू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रूल. ऑब्वियसली हम लोग मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल बेनिफिट पे, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू की इक्विलिब्रियम पे हम अपना डिसाइड करते थे ना, कि ये हमारी क्वांटिटी है, इस पे हमने प्रोड्यूस करना है. तो वो चेंज होगी. द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फर्म प्रोड्यूसेस OQ आउटपुट वेयर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, और ये ई पॉइंट है. बट द सेल्स मैक्सिमाइजेशन फर्म विल प्रोड्यूस OQ1 आउटपुट वेयर द मार्जिनल रेवेन्यू इज जीरो, लाइक आई हैव एक्सप्लेन्ड. नेक्स्ट कम्स द मॉडल, जिसमें हम अपने जो बोमोल्स का मॉडल है, बेसिक मॉडल, उसको डिस्कस करेंगे. सो व्हाट डज इट से? एज द एम ऑफ द फर्म इज टू मैक्सिमाइज इट्स सेल्स देन प्रॉफिट्स. फॉर एक्सप्लेनिंग दैट बोमोल्स मॉडल इज इलस्ट्रेटेड बिलो. तो इसको आप देखें जी, इसमें सबसे पहले तो ये फर्स्ट लाइन, व्हाट डज इट सेज? दिस वन, दिस फ्रॉम M to P, दिस इज द मिनिमम प्रॉफिट. वी कॉल इट एज अ कंस्ट्रेंट, प्रॉफिट कंस्ट्रेंट लाइन. ठीक है जी. What is TC? That is total cost. What is TR? That is total revenue. We already have studied the total revenue, total cost, और इसमें से हमने collectively अपना total profit निकाला था. कैसे? अगर आप लोगों को याद होगा, we already did it, कि जहाँ पे हमारा total revenue, total profit is
एट मैक्सिमम, तो उस पॉइंट पे हमारा जो गैप, जो डिफरेंस होगा बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट, दैट विल आल्सो बी मैक्सिमम। उनका जो डिफरेंस होगा दैट विल बी मैक्सिमम। उस पॉइंट पे हमारा जो टोटल प्रॉफिट है वो पीक पे होगा। बट व्हेन दे इंटरसेक्ट ऑन अ पॉइंट, टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, दैट विल बी द पॉइंट जहां पे हमारा टोटल प्रॉफिट जो है वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है जी। एंड अगेन जब आपका टोटल कॉस्ट जो है दैट विल एक्सीड फ्रॉम योर टोटल रेवेन्यू, तो आपका टोटल प्रॉफिट नेगेटिव में जाना शुरू हो जाएगा। वी ऑलरेडी डिड दिस, हमने इसको फर्म थ्योरी के अंडर इस ग्राफ को, जर्नल ग्राफिंग को हमने किया था। सो लेट्स जस्ट अप्लाई दैट ऑन द बॉमल्स मॉडल। उसमें क्या होता है जी, तो पहला पॉइंट ये क्या कहता है कि हम लोगों ने सबसे पहले असाइन करना है वेयर इज अवर मिनिमम प्रॉफिट्स। तो ये स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे मिनिमम प्रॉफिट को शो कर रही है, जिसको हम प्रॉफिट कंस्ट्रेंट लाइन भी कहते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि जो फर्म है वो अपनी मैक्सिमाइजेशन करती है अपने प्रॉफिट की। ठीक है जी। किस पॉइंट पे, ओ टू क्यू। ये देखें जी, ओ टू क्यू इज द पॉइंट जहां पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो रही है। कैसे जी, अगर इस लाइन को आप एक्सटेंड करें तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट आपकी मिनिमम में है, और इसी को एक्सटेंड करके देखें टोटल रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग ट्रेंड, और ये पॉइंट जब जहां पे जाके आपका मिनिमम प्रॉफिट के साथ टच करे तो देखिए आपका जो टोटल प्रॉफिट है दैट लाइज अबव दैट पॉइंट। तो जब भी आपका टोटल जो प्रॉफिट है वो आपकी मिनिमम प्रॉफिट या जो आपकी प्रॉफिट कंस्ट्रेंट लाइन है, दिस स्ट्रेट लाइन, उससे अबव लाई करेगा, तो दैट इज द पॉइंट जहां पे हम कहेंगे कि फर्म अपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर रही है, और इस पॉइंट को हम बी मार्क कर देंगे। सी, दिस इज द पॉइंट बी। नाउ व्हाट इज द एम ऑफ द फर्म। उसका अब फर्म का एम क्या है जी, फर्म का एम हमने एज वी हैव सेड कि मैनेजर्स होते हैं, फर्म्स को रन कर रहे होते हैं, एंड व्हाट इज देयर एम, दैट इज टू मैक्सिमाइज सेल्स रादर देन प्रॉफिट। सो द सेल्स मैक्सिमाइज आउटपुट इज, क्या होगा जी उनका आउटपुट। ऑब्वियसली हम लोग सेल्स मैक्सिमाइजेशन करेंगे तो दैट विल बी द पॉइंट जहां पे ओ टू के वो अपनी क्या करेगा, बनाएगा, जिसमें उनका प्रॉफिट इज नॉट द टारगेट। हम लोग उनका जो देखेंगे दैट इज देयर सेल्स इज द टारगेट, तो वो मैक्सिमम जितना प्रोड्यूस कर सकेगा वो करेगा। सो दिस इज द पॉइंट, ओ टू के इज द पॉइंट जहां पे वो टोटल रेवेन्यू उसका क्या है जी, के टू एल है। ये देखें यहाँ से, अब ये आपने के पॉइंट कहाँ पे मेजर किया, दैट इज द पॉइंट जहां पे आपका टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम है, और उसके बाद वो डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पॉइंट वेयर टोटल रेवेन्यू इज एट मैक्सिमम, उस पॉइंट को आप डाउनवर्ड आके आउटपुट के साथ जब टैली करेंगे तो दैट विल बी द पॉइंट जो आपका आउटपुट प्रोड्यूस होगा, और उसको हम कहेंगे कि उसकी जो मैक्सिमम सेल्स है वो ये होंगी, इस पॉइंट पे होंगी। सो दिस इज ओ टू के इज द मैक्सिमम सेल्स दैट इज बीन डिसाइडेड बाय द फर्म। और वो फर्म क्या करती है, कहाँ से डिसाइड करती है, जिस पॉइंट पे टोटल रेवेन्यू क्या है, मैक्सिमम है उसका। ठीक है जी। और इसको हम कहते हैं कि दैट इज द पॉइंट, हम के मार्क, के टू एल मार्क करेंगे, जो कि हमारा हाईएस्ट पॉइंट है ऑन टोटल रेवेन्यू। नेक्स्ट कम्स, हम इसको अब देखते हैं कि हमारी सेल्स मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट ऑलरेडी, सेल्स मैक्सिमाइजेशन आउटपुट भी डिसाइड हो गया, दैट इज ओके, एंड आवर सेल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट दैट इज ओ क्यू, वो भी डिसाइड हो गया। अगर तो हमारा ओ के इज ग्रेटर देन ओ क्यू, तो फर्म इज इन द बेनिफिट सिचुएशन। हम कहेंगे कि जी हमारी जो मिनिमम प्रॉफिट कंस्ट्रेंट है उस वो जिसको हमने सब्जेक्ट रखा था दैट इज बीन अचीव्ड ओवर हियर। ठीक है जी। ओ क्यू इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट एंड ओके इज द सेल्स मैक्सिमाइजेशन आउटपुट। तो जब तक वो अचीव होगा, ओके विल बी ग्रेटर देन ओ क्यू, तो दैट मीन्स कि हम अपना अपना जो मिनिमम प्रॉफिट कंस्ट्रेंट है उसको अचीव कर रहे हैं। सो नाउ कम्स द output okay, that will be not the maximum sales as the minimum profit om, this point from o to m, this length, this height, इसको हम क्या कह रहे हैं, is not covered by the total profit। अगर हम इस पॉइंट को देखें कि k इज द पॉइंट जहां पे हम कहें कि ये तो उसकी टारगेटेड, जो हमारी फर्म्स हैं, जो मैनेजर्स ऑफ द फर्म्स हैं, ये तो उनकी टारगेटेड जो सेल्स हैं वो कहते हैं कि इतना आउटपुट प्रोड्यूस होना चाहिए। बट द थिंग इज कि इस पे तो हमने इसको एलोंगेट करके एल तक मैयर कर दिया है। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस एस पॉइंट। ये जब इंटरसेक्ट करके जा रहा है हमारे इस एस पॉइंट को, दैट मीन्स इसमें हमारा जो टोटल प्रॉफिट है दैट इज डिमिनिशिंग। तो इसमें हमारा जो प्रॉफिट है वो तो कवर नहीं हो रहा। टोटल प्रॉफिट तो हमारा मतलब हम अपनी उसको, ठीक है हमारा रेवेन्यू हो रहा है कवर, लेकिन जो हमारा टोटल प्रॉफिट है वो अफेक्ट हो रहा है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू, होल्ड ऑन,
अब व्हाट आर वी गोइंग टू डू, आई विल कंटिन्यू। अगर हम लोग बात करते हैं, जब हम लोग कहते हैं कि अगर फर्म मैनेजर है तो मैनेजर का अल्टीमेट गोल सेल्स मैक्सिमाइजेशन है ऑनर का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, तो दे डू नॉट कम टू द सेम पॉइंट, क्योंकि उनका टारगेट है, एक कहता है प्रॉफिट मिनिमाइज ना हो, लेवल ड्रॉप डाउन ना हो प्रॉफिट का, और दूसरा कहता है कि सेल्स अफेक्ट ना हो, सेल्स को हम लोग ड्रॉप डाउन ना करें। ऑब्वियसली आप जितनी लिमिटेड सेल्स करेंगे अपनी, तो आप उस पर ज़्यादा प्राइसेस चार्ज कर सकते हैं। डिमांड, आप डिमांड के अकॉर्डिंग आप जो सप्लाई है उसको स्केर्स कर दें या शॉर्टेज कर दें उसका, तो अल्टीमेटली जो आप डिमांड है वो ज़्यादा लोग विलिंग होंगे हायर प्राइस चार्ज करके आप हायर प्राइस पे आपसे लेने के लिए। तो कीपिंग दैट थिंग इन माइंड, तो हम सेल्स मैक्सिमाइजेशन फर्म उस वक्त करेगी जहाँ पर उनका लेवल ऑफ आउटपुट सिर्फ उसको लेवल ऑफ आउटपुट उसके रेवेन्यू को कवर नहीं कर रहा सिर्फ, बल्कि वो मिनिमम प्रॉफिट को भी कवर करेगा। सो व्हाट डज इट से, इट सेज दैट फॉर सेल्स मैक्सिमाइजेशन फर्म शुड प्रोड्यूस द लेवल ऑफ आउटपुट दैट नॉट ओनली कवर्स द मिनिमम प्रॉफिट। मिनिमम प्रॉफिट क्या है जी, इस पॉइंट को हम कहेंगे दिस पॉइंट वेयर योर टोटल सॉरी मिनिमम प्रॉफिट, दिस पॉइंट, ये जहाँ पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में टोटल प्रॉफिट एंड टोटल कॉस्ट, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे दिस इज द मिनिमम पॉइंट। इस पॉइंट को एटलीस्ट उसको कवर करना है फर्म को, दिस इज द अल्टीमेट गोल, ये जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रही है विच इज पॉइंट सी, तो सी को कवर करना इज अ मस्ट थिंग। एंड उस पे क्या हो रहा है, अगर इसको हम लोग अपवर्ड ट्रेंड अप करें तो दैट इज अगेन total revenue is greater than total cost, or up to some limit that is also a ह्यूज नंबर, मतलब वो काफी एक्सट्रीम तक डिफरेंस है टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू में। तो इस पॉइंट को अल्टीमेटली अचीव करेंगे, ना ओ टू क्यू होगा ना ओ टू के होगा। सो नाउ द इक्विलिब्रियम पॉइंट इज ओ टू डी। सो दिस इज द बॉमोल्स मॉडल, जो उसका अल्टीमेट हम लोग कहेंगे रिजल्टेंट था, ये जो उसकी एक्सप्लेनेशन थी, दिस वाज द थिंग। हम लोग इसको कहेंगे नाउ द आउटपुट विल बी अपॉन द ओ डी स्टेट, इतने यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस होगा ओ टू जी, और जिस पे ओ टू डी सॉरी ओ टू डी, जिस पे हमारा रेवेन्यू इज ई, और कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट इज सी, विच इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट। मिनिमम आपका टोटल प्रॉफिट क्या है, जीरो है, सो जीरो को हम नेगेटिव में कंसिडर नहीं करते, दैट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव प्रॉफिट अगर वो जीरो भी है, और यहाँ पे आपकी मिनिमम प्रॉफिट लाइन के साथ वो कवर अप हो रहा है। सो द रीजन फॉर अ लोअर प्राइस अंडर सेल्स मैक्सिमाइजेशन इज दैट both total revenue and total output are equally higher, while under profit maximization total output is much less as compared to total revenue। तो प्राइसेस की भी बात क्लियर कर दी है हमने। what comes next, दैट इज बॉमोल्स मॉडल। इसको हम लोग मैनेजर्स की टर्म में देखेंगे कि व्हाई मैनेजर्स अटेम्प्ट टू मैक्सिमाइज सेल्स रादर देन प्रॉफिट्स। तो रीजंस बताए हुए हैं, पहला क्या है, इनकम्स ऑफ टॉप एग्जेक्टिव्स आर क्लोजली रिलेटेड टू सेल्स रादर देन प्रॉफिट्स। ऑब्वियसली आपके जो टॉप एग्जेक्टिव्स हैं, जितनी ज़्यादा सेल्स होंगी उनकी इनकम उससे उसकी एक परसेंटेज से रिलेटेड होती है, तो उनकी इनकम उस तरह बढ़ती है। So, banks and financial institutions are impressed by the amount of sales and treat this as a good indicator of the performance of the firm. Next is the large and continuing sales enhancing prestige of the managers who ensure regular distribution of dividends. नेक्स्ट क्या है जी, रीजन कि आप बीइंग अ मैनेजर आप क्यों सेल्स को प्रेफर करते हो प्रॉफिट से। अ स्टेडी परफॉर्मेंस विद सेटिस्फैक्ट्री अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स इज preferably to irregular spectacular profits in some 1 or 2 years. Having shown high profits, if the level is not maintained, it will lead to discontent of the shareholders. Obviously, आप with the passage of time अगर आप अपना प्रॉफिट जो है सॉरी अपनी जो सेल्स है उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे तो वो और मेंटेन नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा, उसका इम्पैक्ट किस पे आएगा, शेयर होल्डर्स की, जो उनका जो शेयर है शेयर होल्डर्स के जो पे है वो इम्पैक्ट उन पे आएगा, और जो मैनेजर है उसकी परफॉर्मेंस भी स्टेडी नहीं रहेगी। सो दिस इज अनदर रीजन मैनेजर्स प्रॉफिट को फोकस नहीं करते, सेल्स को फोकस करते हैं। लार्ज सेल्स स्ट्रेंथन्स द कॉम्पिटिटिव पावर ऑफ द फर्म्स competitors while low or declining sales diminishing this power of bargaining।
ठीक है जी। अगर आप कम रखेंगे सेल्स तो आपका जो बार्गेनिंग पावर है वो भी कम हो जाएगी। अगर आप उसको स्ट्रेंथन करना चाहते हैं तो या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आपको अपनी सेल्स भी ज़्यादा करनी होंगी। दैट्स एन अल्टीमेट एक्सप्लेनेशन ऑफ कि आप जब लिमिटेड आइटम्स अपने पास रखते हैं सो यू हैव नो ऑप्शन टू स्विच, और आप उसको जो है उस पर बार्गेनिंग जो आप करेंगे विद अदर पर्सन उसमें आप जो है वो अपर हैंड पे नहीं रह सकते। बट व्हेन यू हैव अ लार्ज स्टॉक, आपके पास ऑप्शन ज़्यादा हैं, यू हैव लार्ज नंबर ऑफ कमोडिटीज जो आप सेल्स अपनी रखना चाह रहे हैं, तो आप अपर हैंड पे रहते हैं एंड यू हैव द पावर टू डिसाइड वेदर इट्स अबाउट द प्राइसेस, जो रेवेन्यू है जो भी। सो दिस इज अनदर रीजन कि जो मैनेजर्स हैं वो सेल्स को प्रेफर करते हैं देन प्रॉफिट्स को। Separation of ownership and management combined with the desire of for steady performance, which ensures satisfactory profits, tend to make the manager risk avoiders. Top managers in the modern firm are generally reluctant to adopt highly promising but risk-prone projects. But this approach stabilizes the economic performance of the firm and leads to development of orderly मार्केट्स। सो इट्स वेरी क्लियर विद द थिंग कि आप अगर अपनी स्टेडी परफॉर्मेंस रखना चाहते हैं तो आपके प्रॉफिट्स जो हैं वो भी सेटिस्फैक्ट्री होने चाहिए, और इसके लिए मैनेजर जो है वो रिस्क को अवॉइड करते हैं जी। अगर रिस्क लेंगे तो ऑब्वियसली आप जितना प्रॉफिट अर्न करें उसके लॉस के भी चांसेस उतने ज़्यादा हैं। और टॉप मैनेजर्स जो मॉडर्न फर्म्स में हैं उनका भी यही है, वो भी इसी थ्योरी को अप्लाई करते हैं और रिस्क प्रोन प्रोजेक्ट्स लेते हैं, प्लस उनको अपनी जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है उसको भी स्टेबलाइज करने के लिए ये अप्रोच लगानी पड़ती है, और इससे उनकी डेवलपमेंट पे भी, जो मार्केट डेवलपमेंट है उस पर भी बहुत बड़ा असर होता है। बेसिक assumptions इन बॉमोल स्टैटिक मॉडल, व्हाट आर दे? तीन बेसिक assumptions mentioned है। A firm's decision making is limited to a single period. During this period, the firm attempts to maximize total revenue rather than physical volume of the sales. Second क्या है जी? Sales revenue maximization is subject to provision of minimum required profit to ensure a fair dividend of shareholders, thus ensuring stability of his job. Next is conventional cost and revenue functions are assumed. Cost curves are U-shaped, demand curve is downward sloping. तो हम assumptions को अगर डिस्कस कर लें तो पहली क्या कहती है, दैट इज़ कि आप जब भी डिसीजन मेकिंग करते हैं तो पहले हम अज्यूम करते हैं कि वो एक पीरियड के लिए ही डिसीजन मेकिंग है। ये नहीं है कि आज आप प्लानिंग करें या अपना कोई डिसीजन इम्पोज करना चाह रहे हैं बीइंग अ मैनेजर तो अगले 10 साल के लिए इम्प्लीमेंट हो जाएगा। नो, अगर वो टाइम स्पैम उसको आपने डिवाइड किया हुआ है, एक कंप्लीट पीरियड ऑफ सेल्स को आपने 1 ईयर पे डिवाइड किया, तो दैट मीन्स आपकी जो वो डिसीजन मेकिंग है दैट इज इम्प्लीमेंटेड फॉर 1 ईयर ओनली। और अगर आप उस पीरियड के दरमियान आपने जो अपना फर्म अगर आप अटेम्प्ट करते हैं टू मैक्सिमाइज द टोटल रेवेन्यू, तो दैट विल बी द ओनली टारगेट। आप फिजिकल वॉल्यूम ऑफ सेल्स को प्रेफर नहीं करेंगे टू इंक्रीज और उसमें चेंजेस लाने के लिए। योर फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी टू मैक्सिमाइज द टोटल रेवेन्यू। सेकेंड, आप क्या करते हैं कि आप अपने एक मिनिमम प्रॉफिट टारगेट कर देते हैं कि ये हमारा जो सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन तो हम करेंगे, लेकिन उससे जो हमारा ये मिनिमम टारगेट है ये अचीव होना ज़रूरी है। उसका रीज़न क्या है कि आप जो शेयर होल्डर्स का डिविडेंड है, डिविडेंड उनका वो पार्ट होता है जो आप एज अ प्रॉफिट किसी भी शेयर होल्डर को देते हैं, तो वो उनको देना ज़रूरी है। बीइंग अ शेयर होल्डर, मैं एट द एंड ऑफ द मंथ और ईयर एक्सपेक्ट करूंगी कि आप मुझे एटलीस्ट 20% ऑफ द जो प्रॉफिट मेरा है दैट इज द डिविडेंड, आप मुझे वो लाजमी देंगे। सो इन टू बीइंग अ मैनेजर यू हैव टू इंश्योर दैट 20% ऑफ प्रॉफिट ऑफ एवरी शेयर होल्डर, चाहे वो आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया वट एवर परसेंटेज दैट वॉज डिसाइडेड बिटवीन यू बोथ, उस चीज़ को इन माइंड रख के यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो है ये फुलफिल होती है। सो दैट इज़ द बेसिक एजम्पशन, अनदर बेसिक एजम्पशन। और थर्ड, हम लोग कहते हैं कि इसकी कर्व्स की बात करते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं डिमांड कर्व्स, और कॉस्ट कर्व्स जो होते हैं दे आर यू शेप्ड। सो दिस इज एन another assumption of the Bernoulli static models. Next comes the Maris theory of the managerial enterprise. What does it say? इसमें हम लोग दो तरह की बातें करते हैं कि जो ऑनर्स होते हैं उनका सेट ऑफ माइंड क्या होता है, जो मैनेजर्स होते हैं उनका सेट ऑफ माइंड क्या होता है। इससे पहले हमने सेल टर्म्स ऑफ सेल्स प्रॉफिट बात की कि बीइंग अ मैनेजर उनका जो टारगेट होता है दैट इज नॉट प्रॉफिट, दैट इज सेल्स। एंड बीइंग आप जब बात करते हैं बीइंग
ऑनर ऑफ द फर्म, आपका जो टारगेट है दैट इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट. सो नाउ कम्स कि अगर हम इन टर्म्स ऑफ बात करें उनकी जो उनके वेरिएबल्स जो इंक्लूड होते हैं जो उनकी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करते हैं, व्हाट आर दोज थिंग्स, या ऑनर्स क्या है वो विलिंगली क्या चीज़ चाह रहे होते हैं, किस चीज़ पे इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, किस चीज़ को मैक्सिमाइज करना चाह रहे थे इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट. एंड व्हाट अबाउट द मैनेजर्स, मैनेजर्स किन चीज़ों पे फोकस करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ सेल रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन. सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस मैरिज थ्योरी ऑफ मैनेजरियल एंटरप्राइज में हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे. In corporate firms, there is structural division of ownership and management which allow managers to set goals which do not necessarily follow with those of the owners. दोनों के set of minds में set of ideas में difference होता है और वो ultimately एक दूसरे से बहुत differ कर रहे होते हैं. The shareholders are the owners. ठीक है जी. Their utility function includes variables such as वो किन चीज़ों को टारगेट करते हैं, किन चीज़ों को अपना अल्टीमेट गोल रखते हैं, दैट इज प्रॉफिट्स, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना चाहिए. साइज ऑफ द आउटपुट, जो उनका आउटपुट है दैट शुड बी लिमिटेड कि आप उस पर ज्यादा प्राइस चार्ज कर सको. साइज ऑफ द कैपिटल, कैपिटल जो है वो बड़ा होना चाहिए. जितनी इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ कैपिटल होगी दैट मीन्स आप उतना ही उससे आउटपुट जनरेट करें और उतने ही आपके रिटर्न ज्यादा आ रहे हैं. मार्केट शेयर, उनका मार्केट शेयर पे भी उनका एक होल्ड होता है, उनका जो वेरिएबल है जो डिफाइन करता है उनकी यूटिलिटी को. मैक्स मार्केट शेयर ज्यादा है दैट मीन्स उनका भी जो डिविडेंड है बीइंग अ शेयर होल्डर वो बढ़ेगा. एंड व्हाट अबाउट द पब्लिक इमेज, वो परफेक्ट पब्लिक इमेज चाहते हैं जो कि हम कहते हैं कि उनकी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करता है. व्हाट अबाउट द मैनेजर्स, उनके क्या है, उनका जो गोल होता है दैट इज द मैनेजर हैव अदर आइडियाज. उनका जो गोल है, जो जो चीज़ें उनकी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करती हैं दैट इज सैलरीज. बीइंग अ मैनेजर आप किस चीज़ को फोकस करेंगे, अपनी इनकम को. तो आप सैलरी पे जितनी अट्रैक्टिव बड़ी सैलरी होगी दैट मीन्स आपकी जो यूटिलिटी है वो मैक्सिमाइज हो रही है, सेटिस्फाई हो रहे हैं आप अच्छे से काम करेंगे. जॉब सिक्योरिटी, आपको ये टेंशन नहीं होनी चाहिए. जॉब सिक्योरिटी मीन्स आप अगर कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे रखे हुए हैं तो आपको पूरा एक साल ये टेंशन नहीं होगी कि मुझे निकाला जाएगा. और आपको इस बेस पे रखा जाए जॉब सिक्योरिटी इन टर्म्स कि आपको कहा जाए कि अगर विदाउट एनी नोटिफिकेशन आपको निकाल देंगे तो योर जॉब इज इनसिक्योर. तो मैनेजर का जो अपना सेट ऑफ माइंड या उसकी चीज़ों को जो यूटिलिटी मैक्सिमाइज करती है उसमें उसकी जॉब सिक्योरिटी भी है. जितना वो सिक्योर फील करेगा इन टर्म्स ऑफ जॉब वो अपनी, तो उतना ही वो अच्छे से फंक्शन करेगा. एंड व्हाट अबाउट द पावर एंड स्टेटस, आप एक फर्म में दो मैनेजर्स को रख रहे हैं, एक को आप सुप्रियोरिटी एक को इन्फीरियोरिटी लेवल पे, तो दोनों की जो जॉब है दैट इज सेम, लेकिन एक को जो है वो पावर और स्टेटस मिला हुआ है दूसरे को नहीं. तो एक के लिए इंसेंटिव है टू डू मोर और दूसरे के लिए डिसइंसेंटिव है. तो ये भी उनकी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करता है, ये फैक्टर भी. So the owners want to maximize their utility while the managers attempt maximization of their own utility. ठीक है जी. हर एक का अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना टारगेट होता है. तो दोनों की यूटिलिटी जरूरी नहीं है आपस में क्लैश करें. सो व्हाट हैपेंस, बिकॉज द most of the variables of both the utilities have a strong relationship with a single variable. क्या है जी, साइज ऑफ द फर्म. एक का भी जो कंसर्न है वो साइज ऑफ द फर्म से है. ऑब्वियसली साइज ऑफ द फर्म इंक्रीज करेगी, ग्रोथ होगी, तो उससे आपका क्या होगा, अल्टीमेटली आपका जो शेयर है बीइंग अ मैनेजर या बीइंग अ ऑनर वो बढ़ेगा. सो ऑनर्स बीइंग इंटरेस्टेड इन द ग्रोथ ऑफ द फर्म want maximization of the growth of the supply of capital. वो चाहते तो हैं फर्म ग्रो करे, लेकिन उनकी जो एक स्पेसिफाइड लाइन है वो क्या है कि सप्लाई ऑफ कैपिटल जो है उसमें ग्रोथ ज्यादा हो. और उससे क्या होता है कि उनकी यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन होती है. लेकिन मैनेजर्स क्या चाहते हैं, मैनेजर्स भी चाहते हैं कि रेट मैक्सिमाइज, ग्रोथ का जो रेट है वो मैक्सिमाइज करें, लेकिन वो किस चीज़ के किस टर्म्स में उसको ज़्यादा करें, दैट इज़ द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स. कि आपका जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ तो रहा है लेकिन वो इन टर्म्स ऑफ कैपिटल सप्लाई नहीं बढ़ रहा कि आप कैपिटल इंक्रीज करें, वो इन टर्म्स ऑफ योर डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, अगेन सेल्स, और उसकी बात आ जाती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की. So the goal of the firm in Maris model is the maximization of the balanced rate of growth of the firm. Obviously एक का जो है वो भी इंटरेस्ट है ग्रोथ के साथ, दूसरे का भी, लेकिन एक का है सप्लाई ऑफ कैपिटल बढ़नी चाहिए और दूसरे का है डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स बढ़नी चाहिए. तो जो मैरिस मॉडल है वो किस चीज़ को फोकस कर रहा है कि बैलेंस्ड ग्रोथ को, जिसमें दोनों फैक्टर्स को साथ लेके चलेगा. ग्रोथ तब काउंट होगी, रेट ऑफ ग्रोथ हम तब मेजर कर सकेंगे उसको मैक्सिमाइज जब आपका जो growth in your capital, supply of capital, plus growth in your demand for the goods, जो भी products आप produce करें वो collectively increase करती है, तो हम उसको collectively कहते हैं that is equal to your balanced rate of growth. So that is the maximization of the rate of growth of demand for the products of the firm, and the growth
of its capital supply. So what does it says? Maximizes maximize your G, that is the growth rate, when it is equal to growth of the जो आप प्रोडक्ट डिमांड करते हैं वो, एंड दैट इज अगेन इक्वल टू योर, आप तब इक्विलिब्रियम में होंगे, दैट इज इक्वल टू योर सप्लाई ऑफ द कैपिटल, उसकी ग्रोथ भी उसकी इक्वलेंस पे होगी. सो व्हाट इट सेज, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल इज डिटर्मिन्ड बाय थ्री फैक्टर्स. अब हम कहते हैं पहला फैक्टर कौन सा होता है जी, द three financial ratio determined by the managers constituting the financial security constraint, the average rate of profit and the rate of diversification. और हम बात करते हैं कि मैक्सिमम बैलेंस ग्रोथ रेट अगर कोई भी फर्म करना चाह रही है, परस्यू या अचीव करना चाह रही है, तो उस वो दो तरह के कंस्ट्रेंट्स को फेस करती है. व्हाट आर दोज कंस्ट्रेंट्स? पहला कंस्ट्रेंट है जी द मैनेजरियल टीम कंस्ट्रेंट, और दूसरा है जॉब सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट. अब मैनेजरियल टीम कंस्ट्रेंट क्या है जी? सिंस मैनेजमेंट इज अ टीम वर्क, हायरिंग न्यू मैनेजर्स डज नॉट एक्सपैंड मैनेजरियल कैपेसिटी इमीडिएटली. New managers take time to get integrated in the team. Managerial team constraint sets limits to both the rate of growth of demand and rate of growth of capital. तो जो हमारी पहली चीज रेट ऑफ ग्रोथ को अफेक्ट करती है वो क्या है? दैट इज मैनेजरियल टीम कंस्ट्रेंट. कि आप नए मैनेजर को हायर करें तो ही विल टेक टाइम टू लर्न द थिंग्स, आपके सेटअप को अंडरस्टैंड करने, उसमें एडजस्ट होने में ही विल टेक द टाइम. तो ऑब्वियसली उसका जो फिर आउटपुट होगा उसकी थ्रू हिज आइडियाज, थ्रू हिज वर्किंग, तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम शो होगा. तो उसका जो इम्पैक्ट होगा रेट ऑफ ग्रोथ पे वो भी स्लो होगा, चाहे वो आपका डिमांड साइड है या फिर आपका कैपिटल साइड है उस पे. नाउ नेक्स्ट कम्स द कंस्ट्रेंट. सेकंड कंस्ट्रेंट क्या है? दैट इज द जॉब सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट. इट्स अ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट सेट बाय द डिजायर ऑफ मैनेजर्स टू अचीव मैक्सिमम जॉब सिक्योरिटी एज दे वांट जॉब सिक्योरिटी. Job security attained by pursuing a prudent financial policy which requires the three crucial financial ratios to be maintained at the optimum levels. अब being a manager आप second आपको जो constraint आप face करते हो that is कि आपको job security constraint होता है, तो उसको हम लोग financial constraint भी कहते हैं. और वो reason क्या है कि जी जब आप financial crisis हम कहते हैं कोई भी firm face करती है तो सबसे पहले क्या करती है? Fire करना start कर देती है अपने workers को. तो वो चीज़ भी आपको एज अ कंस्ट्रेंट देखनी पड़ेगी. आपकी ग्रोथ जो रेट ऑफ ग्रोथ है, बैलेंस रेट ऑफ ग्रोथ, उसको बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है ये. तो व्हाट डज इट से कि आपकी जो फाइनेंशियल पॉलिसी है ये आपकी जॉब सिक्योरिटी उस पर बेस्ड होती है, और वो फाइनेंशियल पॉलिसी जो है वो तीन तरह की हम लोग फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स ऑफ द फर्म है उस पर डिपेंडेंट होती है. व्हाट आर दोज? पहला है लिक्विडिटी रेशियो. किसी भी फर्म की जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है किसी भी फर्म का, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन लिक्विडिटी रेशियो. सेकंड इज लेवरेज विच इज कॉल्ड एज डेप्ट और डेप्ट इक्विटी रेशियो, एंड थर्ड is profit retention ratio. So what is liquidity ratio? It's the current ratio minus ratio of liquid assets to total assets. That means low liquidity increases the risk of insolvency, जिसमें आपका रिस्क पॉजिटिव हो. नेक्स्ट कम्स द डेप्ट और डेप्ट इक्विटी रेशियो. इसमें इसको हम कहते हैं रेशियो ऑफ द डेप्ट ऑफ टोटल एसेट्स, आप पे कितना जी टोटल एसेट्स का डेप्ट है. एंड हाई डेप्ट इक्विटी रेशियो एक्सपोजेस द फर्म टू बैंक्रप्सी. तो इसका भी जो रिस्क है वो पॉजिटिव है. दैट मीन्स इसका इम्पैक्ट कंस्ट्रेंट जो है वो पॉजिटिव है. ये ज़्यादा होगा तो आपकी जो ग्रोथ है वो नेगेटिव होगी, इम्पैक्ट उसका वो ड्रॉप डाउन होगी. नेक्स्ट कम्स द प्रॉफिट रिटेंशन रेशियो. High retention of profits add to the reserves contributing to the growth of the capital and it have a negative risk. So combining all the above into a single parameter will amount the financial constraint of the firm. हम किसी भी फर्म का फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट इन तीनों को इकट्ठा एक तरफ रख के इनका जो सम निकालेंगे उसकी बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे. दो पॉजिटिवली एक्ट करती हैं, वन नेगेटिवली एक्ट, तो इसका हम जो रिजल्टेंट देखेंगे उसकी बेसिस पे हम फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट ऑफ द फर्म डिसाइड करेंगे वेदर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव. सॉरी. पॉलिसी वेरिएबल्स इन मैरिज बैलेंस ग्रोथ मॉडल क्या है उनको हम देखते हैं. पहला क्या है पॉलिसी वेरिएबल? द फर्म हैज द फ्रीडम टू चूज इट्स फाइनेंशियल पॉलिसी एज इट्स सब्जेक्टिवली डिटर्मिन्स द थ्री फाइनेंशियल रेशियोज जो हम पीछे पढ़ के आए हैं. तो वो इस बेसिस पे फर्म फ्री टू डिसाइड है, वो कोई भी अपनी फाइनेंशियल पॉलिसी रख सकती है, चाहे वो लिक्विडिटी रेशियो को ज़्यादा करे, डेप्ट रेशियो को ज़्यादा करे या रिटेंशन रेशियो को कम या ज़्यादा करे. इट ही इज़ द फर्म इज़ फ्री टू डिसाइड. सेकेंड पॉलिसी क्या है जी? द फर्म कैन डिसाइड इट्स डाइवर्सिफिकेशन रेट
either by expanding the rate of its products or the merely affecting a change in the style of its existing rate of product range of products, or it can adopt the two policies simultaneously, चाहे वो डाइवर्सिफिकेशन रेट अपना उस वो खुद डिसाइड करेगी, चाहे वो प्रोडक्ट्स की रेंज को बढ़ाए या जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उनको उनमें कोई चेंजेस लेके आए, उनमें कोई वेरिएशंस लेकर आए, उसमें करे। और ये दोनों पॉलिसीज को एट अ टाइम भी फर्म अपने प्रॉफिट को, अपनी जो ग्रोथ है उसको इन माइंड रख के फर्म इनमें से कोई भी पॉलिसी ऑप्ट कर सकती है। नेक्स्ट इज थर्ड पॉलिसी, हम क्या कहते हैं कि बैलेंस ग्रोथ की क्या है। पॉलिसी प्राइस इज नॉट अ पॉलिसी वेरिएबल ऑफ द फर्म, इसको वो टारगेट नहीं कर सकती, इट इज अ पैरामीटर। प्राइस इज टेकन एज गिवन बाय द ओलिगो oligopolistic sorry oligopolistic structure of the market. Production costs are also taken as given. So the firm has the freedom to decide the level of its advertising and R&D. Since price and production costs are given, increase in advertisement, and that is research and development, R&D is research and development, will imply lower profit margin and vice versa. तो दिस इज द मैरिस मॉडल जो यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट कम्स द विलियमसन्स थ्योरी ऑफ मैनेजरियल डिस्क्रिशन। नाउ व्हाट्स दैट? Williamson is of the opinion that the managers of a modern business firm organized as a corporate unit do not maximize the profits which result in the maximization of the utility of the owners. Instead, they maximize their own utilities using their डिस्क्रिशन। सो हम कहेंगे कि ये बेसिकली हम बात करते हैं, ये बात करती है मैनेजरियल डिस्क्रिशन मींस प्रेफरेंस। आप ऐसी डिसीजन मेकिंग करते हैं बीइंग अ मैनेजर कि वो जो रिजल्टेंट आता है वो आपका कंसर्न नहीं है। बीइंग अ मैनेजर तीन तरह के हमने केसेस पढ़े हैं। एक में ये कि उनका टारगेट है सेल्स मैक्सिमाइज हो, कि फर्म का नाम बढ़े, उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो। सेकंड में हम कहते हैं कि वो अपनी यूटिलिटी भी मैक्सिमाइज कर रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ वो ऑनर की यूटिलिटी भी मैक्सिमाइज कर रहे होते हैं, जो हम लोगों ने इसमें मैरिस में पढ़ा। नाउ कम्स द विलियमसन थ्योरी। इसमें वो कहता है कि आप बीइंग अ मैनेजर आप डिस्क्रीट कर रहे होते हो, आप प्रेफरेंस बेस्ड आप डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, जिसमें आपकी अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज तो हो रही है, लेकिन आप जो है वो आपका जो बिजनेस ऑनर है या फिर हम कहेंगे शेयर होल्डर है उसकी जो या कॉरपोरेशन इटसेल्फ है उसकी आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को निग्लेक्ट कर देते हो या फिर उसको इग्नोर कर देते हो। However, for their job security, managers attempt to ensure a certain minimum of profit to shareholders in the form of dividend. लेकिन अब ये भी नहीं है कि वो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं देते या कुछ भी उनके लिए असाइन नहीं करते। वो क्या करते हैं कि एक मिनिमम, ताकि उनकी जॉब भी ना जाए, जॉब सिक्योर रहे। कि अब आप बीइंग देखें, जैसे आप एक शॉप रन करते हैं, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, आपने एक शॉप चलाई, आपने उस शॉप में क्या किया, डिसाइड किया कि आप एक आगे बंदा रखते हैं, वो बंदा आपको डेली की जो है वो सेल्स करके उससे आपका प्रॉफिट आपको देगा। सो व्हाट हैपन्स कि आप उस बंदे को कहें कि आप जो है वो इतना मुझे डेली का प्रॉफिट चाहिए, मिनिमम इतना होना चाहिए, मैक्सिमम कैन भी आप जितनी ज़्यादा सेल्स करो। तो वो क्या करेगा कि आपको जो मिनिमम आपने उसको टारगेट दिया हुआ है वो उसको अचीव कर देगा, कि ताकि आप उसको जॉब से ना निकालें। ऑब्वियसली आप उसको कहें रोज़ का 1,000 रुपया बना के दो, अगर वो नहीं बनाता तो दैट मीन्स कि आप उसको क्या कर रहे हो, आप उसको फायर कर दोगे। तो कीपिंग दैट थिंग इन माइंड, वो आपको भी खुश रख रहा है बाय गिविंग यू द मिनिमम अमाउंट, जो कि एज अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड उनको दे रहा है। अगर आप मैनेजर हैं तो आप शेयर होल्डर को मिनिमम अमाउंट ऑफ डिविडेंड प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसका क्या अल्टीमेट आएगा रिजल्ट, कि आपकी जॉब सिक्योर रहेगी, आपको जॉब से नहीं निकाला जाएगा। दस प्रॉफिट इज अ कंस्ट्रेंट टू द मैनेजर्स डिस्क्रिशन। और प्रॉफिट जो है वो अपनी प्रेफरेंस बेस्ड रख के, मतलब अपनी प्रेफरेंसेस को और अपनी डिसीजंस की अकॉर्डिंग उस प्रॉफिट को वो डिसाइड करता है। ठीक है जी, तो प्रॉफिट कंस्ट्रेंट रहेगा यहाँ पे, उस वो उसमें लिमिटेशंस रहेंगी। मैनेजर्स यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन सच वेरिएबल्स एज सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, पावर, प्रेस्टीज, status, job satisfaction and professional excellence. Like we talked about all these variables previously, मैरिस में भी हमने, मैरिस मॉडल में भी हमने यही सारी पढ़ी थी कि मैनेजर की जो यूटिलिटी है वो इन वेरिएबल से मैक्सिमाइज होती है। तो अगेन यहाँ पे भी वही मेंशन है, ऑफ दीज वेरिएबल्स ओनली सैलरी कैन बी क्वांटिफाइड। अब बीइंग अ विलियमसन, हम विलियमसन की थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें हम सिर्फ सैलरी को क्वांटिफाई कर सकते हैं, इन नंबर्स की फॉर्म में, डिजिट्स की फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। देयरफॉर विलियमसन यूजेस measurable variables like staff expenditures, managerial emoluments, and discretionary investment in the utility function of managers, on the assumption that these are the source of the job security and reflect power, prestige, status, and professional achievements of
मैनेजर्स। तो जस्ट नॉट कीपिंग वन थिंग इन माइंड, वो अगर जॉब को सैलरी की टर्म्स में मैयर कर रहा है तो जॉब सिक्योरिटी पावर इन सारों को वो क्या करेगा, स्टाफ एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग मैयर करेगा। उसकी बेसिस पे उसकी पावर भी डिसाइड होगी, उसका स्टेटस भी डिसाइड होगा, और उसकी जो डिस्क्रिशनरी इन्वेस्टमेंट है वो भी डिसाइड होगी। जस्ट कीप थिंग वन थिंग इन माइंड, अगर दो वर्कर्स रखे जाते हैं एक फर्म में तो व्हाट हैपन्स, आप ऑनर उनको कहता है, एक को वो हेड बना देता है, कहता है आपने जी उस पे बैठना है, आप कैशियर बनोगे, आपने जो है यहाँ पे काउंटर पे बैठना है, और दूसरा बंदा जी चीज़ें ला के आपको देगा, आप सेल करेंगे। सो व्हाट हैपन्स कि आप उस बंदे को भी एतमाद में ले लो, आप कहो कि आपकी पावर वहां से डिसाइड होगी, या आप उसको कर सकते हो कि आप उसे भी कहो, उसको भी समझ आती है कितनी सेल्स हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं। सो कीपिंग वन थिंग इन माइंड, आप उस पर हर चीज़ पे एक्स्ट्रा 2-2 3-3 रुपए का आइटम आप ज़्यादा रुपीज़ का सेल कर रहे हो जस्ट टू कीप योर मार्जिन हाई, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। सो व्हाट हैपन्स कि आप उस बंदे को भी अपना जो बीइंग अ स्टाफ वो आपके अंडर आता है, सो यू जस्ट टेक दैट पर्सन इन कंट्रोल, आप पावर में हो, सो आप उसके थ्रू भी आप अपनी जो ये प्रॉफिट, अपना जो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन है अपनी, या प्रॉफिट को इग्नोर कर रहे हो आप, उसको आप क्या करोगे, थ्रू दैट पर्सन भी आप अपने स्टेटस को, अपनी पावर को, अपने प्रेस्टीज को क्या करोगे, प्रोफेशनली अचीव कर लोगे, कि आपने उस बंदे को भी इन कंट्रोल रखा हुआ है। ही इज नॉट गोइंग टू बी सिंसियर टू द ऑनर, बट ही इज गोइंग टू बी लॉयल टू यू। तो ये चीज यहाँ पे कवर होती है। नेक्स्ट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, द डिमांड फॉर द फर्म। क्या है जी, द फर्म्स डिमांड कर्व इज अज्यूम्ड टू बी डाउनवर्ड स्लोपिंग एज ऑलवेज, एंड इज डिफाइंड बाय द फंक्शन, जहाँ पे आपका एक्स इज द कमोडिटी जिसको हम F1 फंक्शन से डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज द आपका प्राइसेस है, आपका शेयर है, एंड आपका टोटल, सॉरी, P इज द प्राइस, S इज द staff expenditure, and AE is the demand shift parameter reflecting autonomous change in demand। आप इसको अल्फा बीटा जैसे हम करते थे, सो दिस इज दैट थिंग, और एक्स इज द आउटपुट। एंड व्हाट अबाउट द प्राइस, आपका जो प्राइस फंक्शन है वो किस तरह डिफाइन होता है, दैट इज फंक्शन 2 F2, और वो क्या है, इन टर्म्स ऑफ आउटपुट, इन टर्म्स ऑफ योर स्टाफ एक्सपेंडिचर, एंड इन टर्म्स ऑफ योर डिमांड शिफ्ट पैरामीटर, अगेन जो आपका डिफाइन करेगा आपकी चेंज इन डिमांड को। द डिमांड इज नेगेटिवली रिलेटेड टू प्राइस एंड इज अज्यूम्ड टू बी पॉजिटिवली रिलेटेड टू स्टाफ एक्सपेंडिचर एंड टू द शिफ्ट फैक्टर। अगेन आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दिस थिंग कि आपका डिमांड का प्राइस के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप है, जबकि स्टाफ एक्सपेंडिचर और जो आपका पैरामीटर है जो कि शिफ्ट लाता है, चेंज लाता है, उसके साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है। Next, there are few concepts you need to know about them. That is various concepts of profit. What is the actual profit? What is the reported profit? What is the minimum profit? Discretionary profit, discretionary investment. So the actual profit is sales revenue minus production cost एंड लेस स्टाफ एक्सपेंडिचर। तो आप प्रॉफिट को कैसे मेजर करते हैं, आप अपनी सेल्स रेवेन्यू को रखते हैं, उसमें से आप अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट भी निकालते हैं, और उसमें से लेस स्टाफ एक्सपेंडिचर को भी निकाल देते हैं। तो दैट द लेफ्ट थिंग इज योर एक्चुअल प्रॉफिट। और फिर आपका अगर रिपोर्टेड प्रॉफिट देखा जाए तो वो क्या होता है, उसको हम कहते हैं प्रॉफिट इज द pie, we denote profit with pie, is the profit that the firm reports to the tax authorities। आप अपनी जो शो करते हैं, अपने पेपर्स में शो करते हैं कि भाई इतना मेरा प्रॉफिट आ रहा है, वो एक्चुअली उतना होता नहीं है, ठीक है जी। जस्ट टू गेट रिड ऑफ द टैक्सेस आप क्या करते हैं, उस प्रॉफिट को कम करके बताते हैं, ताकि आपको उस पर कम, जैसे हम अपनी इनकम को, अगर अब तो सारा कुछ कंप्यूटराइज है, मतलब आपका बैंक स्टेटमेंट्स और ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, बट बिफोर दैट लोग क्या करते थे, दे यूज टू टेल द लेसर थिंग, आप जितना कम बताएंगे आपको फिर उतना कम टैक्स पे करना पड़ेगा। सो it is the actual profit less tax deductible managerial emoluments। आपका managerial emoluments क्या होती हैं जी, let's just talk about the managerial emolument। So it is the we were talking about the managerial emoluments। दिस इज़ बेसिकली द सैलरी जो हम लोग मिनिमम सैलरी अपने किसी भी मैनेजर को देते हैं, ठीक है जी। आप किसी भी फर्म में काम कर रहे हैं तो आपको कहा जाता है कि आपकी सेल्स बेस्ड सैलरी है इतनी, 20,000 मिनिमम है। ये आप कुछ भी सेल्स आपकी नहीं है, ज़ीरो प्रोडक्टिविटी है, कोई भी काम नहीं करे, मतलब कोई भी आप सेल्स नहीं करे, आपका कोई इस महीने में कोई वो अर्न नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आपको 20,000 मिलेगा। हाँ, जिस तरह आपकी सेल्स बढ़ेंगी, आप नंबर ऑफ सेल्स जितना एक बंदा ज़्यादा करेगा उसको उतना इंक्रीमेंट उस पर मिलेगा। तो ये बेसिक जो आपकी मैनेजरियल एमोलमेंट्स बेसिकली वो होती है जिसको हम रेफर करते हैं विद एम। ये आपकी जो
जो बेसिक सैलरी होती है जो आपको दी जाती है विदाउट इंक्लूडिंग द सेल्स रेट्स, आप जितनी भी सेल्स पे आपको पर सेल आपको जितना प्रॉफिट वो देते हैं या आपका जो मार्जिन रखा होता है, तो ये कम बताने का रिपोर्टेड प्रॉफिट में जो एक्चुअल प्रॉफिट लेस टैक्स डिडक्टेबल मैनेजरियल एमोलमेंट्स का मतलब ये है कि हम कम बताने का रीज़न यही होता है कि मैनेजर की जो अपनी सैलरीज हैं वो भी फिर उस पर भी जो टैक्स लगे दैट शुड बी द लीस्ट वन। सो हम रिपोर्टेड प्रॉफिट को कैसे मेजर करते हैं? वी सिंपली सब्ट्रैक्ट द मैनेजरियल एमोलमेंट्स फ्रॉम द प्रॉफिट, और उसको हम क्या करते हैं, एज वी ऑलरेडी नो व्हाट इज प्रॉफिट, प्रॉफिट इज आपका जो सेल्स रेवेन्यू है माइनस योर प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस योर लेस स्टाफ एक्सपेंडिचर, तो उसमें से हम फिर टोटल जो हम लोग रिपोर्टेड प्रॉफिट मेजर करेंगे दैट विल बी द आर माइनस सी माइनस एस माइनस एम। सो व्हाट इज द मिनिमम प्रॉफिट? इट इज द profit that is required to satisfy the shareholders। आप मिनिमम एक पॉइंट रख दिया है, इतने परसेंट आपने उनको देना है हर हाल में, so that is the minimum profit। it if this profit is not earned, the shareholders will either sell their shares or change the top management। आप या मैनेजर ही चेंज कर दोगे या फिर आप अपना शेयर सेल कर दोगे, क्योंकि आपको बेनिफिट नहीं आ रहा, आप मिनिमम आपको प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो आप लॉस में जा रहे हो। एडवर्सली अफेक्टिंग द जॉब सिक्योरिटी ऑफ द मैनेजर्स, तो जॉब जाने का भी खतरा है जी। so profit not that is not is equal to the profit of the shareholders minus taxes। जो profit आपका जो है in terms of R minus taxes, तो वो आपका प्रॉफिट नॉट, जिसको हम मिनिमम प्रॉफिट कहते हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट जो आपका अर्न होता है फाइनल, उसमें से आप टैक्सेस को निकाल दो तो आपका जो रिटर्न रहेगा दैट इज द मिनिमम प्रॉफिट। सो डिस्क्रिशनरी प्रॉफिट क्या होता है, इसको हम रेफर करते हैं विद pi d। it is the amount of profit left after subtracting the minimum profit and the tax from the actual profit। तो जी आप डिस्क्रिशनरी प्रॉफिट को कैसे मेजर करते हैं? आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट है दैट इज जो आपकी सेल्स रेवेन्यू माइनस आप प्रोडक्शन कॉस्ट एंड लेस स्टाफ एक्सपेंडिचर निकाल के जो पीछे प्रॉफिट बचता है दैट इज एक्चुअल प्रॉफिट। उसमें से आप क्या करते हैं, सबसे पहले मिनिमम प्रॉफिट को निकालते हैं और उसके साथ ही आप क्या करते हैं, अगेन टैक्सेस को भी निकाल देते हैं। सो यू आर लेफ्ट विद द डिस्क्रिशनरी प्रॉफिट। Now comes the discretionary investment that is referred as ID। I is for investment and D is for discretionary। Discretionary investment is the amount that is left from the reported profit। आपने जो reported profit निकाला that was R minus C minus S minus M। उसमें से आप क्या करते हैं, मिनिमम प्रॉफिट को निकालते हैं, अगेन आप टैक्स फ्रॉम द रिपोर्टेड प्रॉफिट को भी निकाल देते हैं। रिपोर्टेड प्रॉफिट था, उस पर जो टैक्स लगा आपने वो निकाला, उसमें से फिर आपने जो आपका टोटल आपकी जो what do we say minimum profit वो भी निकाला, तो पीछे जो बच गया that is your discretionary investment। that's end for the day। आप इसको देख लें, जो चीज़ें समझ ना आए जस्ट मार्क दोस क्वेश्चंस डाउन। हम इनको इंशाल्लाह कमिंग वीक में अगर हमारी क्लास हुई तो हम उसमें इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे। थैंक यू सो मच क्लास। क्लास एंड्स ओवर हियर।